अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैट्रिक्स मैक के स्पेशल इंटरव्यूज़ के सिलसिले में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारा मौजू पाकिस्तान को दरपेश जो माहौलियाती मसाइल हैं, वक्तन फ़वक्तन, बल्कि आजकल तो बड़े तवातुर से हम सुन रहे हैं, स्मॉग यानी धुआं, धुंध और आलूदगी मिल मिला के जो हशर कर रही है पाकिस्तान के बड़े शहरों का, ख़ास तौर पे फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, जहाँ जहाँ सनतें हैं, बहुत ज़्यादा आबादी है, उसकी वजह से शाम को जो समा बनता है और फिर जब दिसंबर में कोई पुरानी फसलें भी जलाने का, खेतों में जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं वो जलाने का सिलसिला शुरू हो, तो सब मिल मिला के पाकिस्तान के या इन शहरों के शहरी जो हैं उनके लिए ज़िंदगी बड़ी मुश्किल कर दी है। तो हमने सोचा कि इसी हवाले से मलिक अमीन असलम साहब से गुफ्तगू कर लें कि ये तो अब ऐसा लगता है मलिक साहब के एक मुस्तकिल एलिमेंट बन गया है इन शहरों की ज़िंदगी का, तो इससे छुटकारा हासिल करने के लिए तवीलुल मायाद या मीडियम टर्म क्या मनसूबाबंदी की जा रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इम्तियाज़ साहब आपने ठीक फरमाया कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और पिछले 10 सालों में ये ज़्यादा प्रोनाउंस हुआ है और इसकी वजूहात बहुत सारी हैं, लेकिन इसका जो रेस्पॉन्स मेजर है उसके लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले तो हम प्रॉपर मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाएं जो कि इसका तखमीना सही तरीके से लगा सकें कि किस लेवल पे है हमारे एयर पोल्यूशन लेवल्स। तो उस सिलसिले में अभी हमारे किसी बड़े शहर में टोटल कवरेज एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशंस के साथ नहीं है। तो हम इस्लामाबाद में भी और स्पेशली लाहौर में, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इस वक्त मसला जो है वो दरपेश है, वहाँ पर वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है जिसके फंड्स आ चुके हैं और इंशाल्लाह लाहौर के अंदर इसको 2 स्टेशंस काम कर रहे हैं। इनको हम 4 मज़ीद स्टेशन लगा देंगे अगले साल जून तक, और उसकी अभी 2 हफ्ते पहले हमने मीटिंग भी की है और उसके बाद फिर हमने 6 और स्टेशन लगाने, तो टोटल 10 स्टेशन हो जाएंगे लाहौर के लिए। अब मसला ये है कि ये तो होगा कि जी इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग और पता लग जाए कि एयर क्वालिटी की लेवल्स हैं क्या, ताकि आपके रिस्पांस मेजर्स उसके मुताबिक हो सकें। दूसरा इसका ये है कि ये आ कहाँ से रहा है, उसकी सोर्सेज क्या हैं। तो हमने एक स्पोर्ट्स अपोर्शनमेंट स्टडी करवाई थी जो कि FAO ने की 2018 में, और उसमें बहुत सारे इसके सोर्सेज बताए गए। सबसे बड़ा सोर्स जो है वो है आपकी ट्रांसपोर्ट। हमारे गाड़ियों में एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ हुआ है पाकिस्तान के अंदर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो कम है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत बढ़ी हैं, जिसकी वजह से ये मसला जो है ये दरपेश आ रहा है। 40% हमारा जो वजह है वो ट्रांसपोर्ट की वजह से है। अब ट्रांसपोर्ट को अगर आप पीछे ले जाएं तो उसके अंदर 2-3 इश्यूज़ आते हैं। एक तो ये है कि इसमें फ्यूल क्वालिटी, बड़ी लो क्वालिटी का फ्यूल हम इंपोर्ट कर रहे थे, उसको हमने फ़ौरन चेंज किया है, यूरो 2 से यूरो 5 पे ले गए हैं, जो कि बेहतरीन क्वालिटी का फ्यूल है। और हमारा जो रिफाइनरीज़ हैं जो कि तकरीबन 30% फ्यूल प्रोवाइड करती हैं पाकिस्तान को, उनको भी हम फोर्स कर रहे हैं कि वो भी अपने पूरे सिस्टम को चेंज करें ताकि वो यूरो 5 पे जा सकें। दूसरा ये है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिक बसेस, ये इसके ऊपर एक पूरी एक एक्शन प्लान बन रहा है। हम तमाम शहरों के अंदर इसको शिफ्ट करेंगे ताकि वो ज़ीरो कार्बन, एक हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जो मौजूद है, पॉलिसी मौजूद है, और हमने बसेस भी अगर लेनी है तो हम अब इलेक्ट्रिक बसेस लें जो कि एक मेजर एरिया को कवर करेंगी इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर। इसी तरह जो गाड़ियों की चेकिंग है यहाँ पे नहीं होती, स्पेशली फॉर फ्यूल एमिशंस, तो उसके लिए एक सिस्टम लेकर आ रहे हैं, विक्स सिस्टम जिसको कहते हैं, व्हीकल इंस्पेक्शन एंड चेकिंग सिस्टम। और वो जिस तरह आपकी जो गाड़ी का टोकन हर साल जो आप देते हैं टैक्स का, वो हर साल आपका टोकन आपको तब मिलेगा जब आप एक गाड़ी की हेल्थ को चेक करवा लेंगे। तो ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह, और उसका एक्शन प्लान बन रहा है। फिर आपने क्रॉप बर्निंग की बात की, वो भी एक इशू है कि हमारे फार्मर्स जो हैं, मैं अभी कल हाफिजाबाद से आया हूँ, तो वहाँ वो प्राइम आपका राइस एरिया है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जब तक धान की फसल को हाथ से काटते थे तो वो ये प्रॉब्लम नहीं आता था। अब ये हो रहा है कि हम धान की फसल को व्हीट हार्वेस्टर से काटते हैं, तो मशीन व्हीट की है लेकिन वो काटती चावल के फसल को है, और उसकी वजह से वो स्टबल रह जाता है, और स्टबल को फिर आप आग लगा देते हैं क्योंकि वो आपने बहुत जल्दी वो स्टबल को चेंज कर राइस की जगह व्हीट लगानी होती है। अब और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ये चेंज ओवर सीज़न है ये भी कम हो रहा है। तो उसके लिए हमने एक नई मशीन बना ली है, पाकिस्तान में लोकलाइज मशीन बन गई है। वो मशीन हैप्पी सीडर के नाम से है और वो उसका टेस्ट ट्रायल रन भी हो गया है, बड़ा कामयाब रहा है। वो ये करता है कि उस स्टबल को दोबारा से प्लाउ इन कर देता है इनटू द ग्राउंड।
साथ ही वो सीड लगा देता है। तो फार्मर की बचत होती है क्योंकि उसका एक पानी बच जाता है, उसका सीड का प्रोसेस बच जाता है और उसको एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मुफ्त में मिल जाता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इसका सलूशन है। इसका हमने 500 मशीनों पे ट्रायल किया था जो कि बड़ा कामयाब रहा है और अब इंशाल्लाह इसको 5000 तक हम लेके जाएंगे ताकि ये सारा राइस एरिया को कवर कर ले। इसी तरह ब्रिक किल्स का एक इशू है जो कि इसके अंदर ऐड इन करता है कि हम जो ईंटों के भट्टे हैं उनके अंदर उनसे भी धुआं निकलता है और वो ऐड इन करते हैं इस तमाम पोल्यूशन में। उसकी भी एक टेक्नोलॉजी जिसको जिग-जैग टेक्नोलॉजी कहते हैं, तो उनका मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम चेंज करते हैं और उससे तकरीबन 60% एमिशंस कम हो जाती हैं। अब वो चेंज तो हो गया है, वो उसमें 10,000 पंजाब में चेंज किया गया इन द लास्ट 8 मंथ्स ब्रिक किल्स टू जिग-जैग टेक्नोलॉजी। अब उसमें इशू ये आ रहा है कि जिग-जैग टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए आपको फ़ैन का ब्लोअर चाहिए और फ़ैन के ब्लोअर को चलाने के लिए आपको बिजली चाहिए। तो वो बिजली को एक एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है, तो वो लोग चलाते नहीं हैं, टेक्नोलॉजी लगा लिए चलाते नहीं हैं उसको। तो उसकी इन्फोर्समेंट के लिए स्पेशल डायरेक्शंस दी हैं कि आप जाके ग्राउंड पे चेक करें कि जिन्होंने लगाया हुआ है वो उसको चलाएं भी, और वो वैसे भी एफिशिएंट सिस्टम है। तो ये तमाम इकदाम हैं। फिर इन तमाम इकदाम के बाद एक इशू ये भी है कि यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर पोल्यूशन भी आती है। उसका डाटा साइंटिफिक मौजूद है पाकिस्तान में कि यहाँ पर जो हमारे हमसाया मुल्क है वहाँ पर क्रॉप बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर यहाँ पे 10% होती है वहाँ पे 90% होती है, और जब विंड डायरेक्शन अनफॉर्चुनेटली चेंज कर जाए तो वो सारा धुआं इधर आ जाता है। उसका भी यहाँ तो अदलिया में भी बड़ा बहस जी चल रहा है, वहाँ पे पिटीशन भी कर जी बिल्कुल, उधर की अदलिया में भी चल रहा है और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो इंडिया में जज हैं उन्होंने इस पर रिमार्क्स किए हुए हैं। नासा की स्टडी है इसके ऊपर, पाकिस्तान की नहीं, तो पाकिस्तान तो चले वो कहते हैं ब्लेम मार देते हैं इंडिया को, लेकिन नासा की स्टडी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी ये जो अभी जो फिनोमेना आया हुआ ये उसकी वजह से है, उसमें बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमने तो वो भी उधर भी ऑफ़र किया कि हम रीजनल डायलॉग पाकिस्तान में होस्ट करने के लिए तैयार हैं। एक डिक्लेरेशन साइन हुई है, माले डिक्लेरेशन ऑन एयर पोल्यूशन जिसको कहते हैं, साउथ एशिया के तमाम ममालिक ने वो साइन की हुई है। मैंने अभी COP26 पे भी उसका, जब साउथ एशिया के मिनिस्टर्स तमाम मिले बशमूल इंडिया के मिनिस्टर के, तो उधर भी मैंने बात की कि पाकिस्तान इसको होस्ट करने के लिए तैयार है, पाकिस्तान इसका सेक्रेटेरिएट बनने के लिए तैयार है, क्योंकि ये मसला आप सिर्फ पाकिस्तान में रह के हल कर नहीं सकते। आप अपने मुल्क का वो कहते हैं ना स्विच ऑफ भी कर दें तो तब भी ये धुआं वहाँ से आ सकता है। तो इसलिए इसको रीजनली इस पर बात करने की और डायलॉग करने की अशद ज़रूरत है। अच्छा, ये तो आपने इसकी जो मुख्तलिफ वजूहात हैं या सोर्सेज हैं वो बता दिए। आपने बात की कि यूरो 5 फ्यूल पे हम चले गए हैं। क्या तमाम मुल्क भर में तमाम कंपनियां यूरो 5 फ्यूल फराहम कर रही हैं? क्योंकि यहाँ तो पहले ही जो फ्यूल अवेलेबल था पेट्रोल या डीज़ल उसमें भी मिलावट होती थी। तो इस उनसर को आप कैसे यकीनी बनाएं कि मिलावट ना हो और वाकई यूरो 5 या अच्छी क्वालिटी का डीज़ल और पेट्रोल फराहम करें ये तमाम कंपनियाँ? देखें, यूरो 5 का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो डायरेक्टिव हुआ था, और इस वक्त जो हम तकरीबन 70% फ्यूल अपना पेट्रोल जो है इम्पोर्ट करते हैं। तो ये 70% जो बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं ये तो तमाम यूरो 5 पे हो चुका है, क्योंकि ये और उस क्वालिटी का अब हम नहीं लेते। लेकिन जो 30% पाकिस्तान में आप फ्यूल रिफाइन करके बनाते हैं वो अभी तक यूरो 2 क्वालिटी पे है, और उसके लिए हम रिफाइनरी से बात कर रहे हैं, उनका हम टाइम टेबल दे रहे हैं, उसका फ़ंड भी मौजूद है। क्योंकि जो हम अपना पेट्रोल डलवाते हैं उसके अंदर एक टैक्स लगता है, पर बड़े सालों से लग रहा है। वो टैक्स इसीलिए था कि इन रिफाइनरीज़ को पैसा दिया जाएगा उस टैक्स से, और वो अपनी रिफाइनरीज़ को अपग्रेड करेंगे ताकि बेस्ट अवेलेबल क्वालिटी फ्यूल मिल सके। तो वो जो फंड है वो भी पड़ा हुआ है, रिफाइनरी भी मौजूद है। यहाँ पे पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं थी, लेकिन अब वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी डायरेक्शन भी दी हुई है। तो इंशाल्लाह रिफाइनरीज़ को भी हम फोर्स कर रहे हैं कि वो यूरो 5 पे जाएं। आप फोर्स करेंगे या उसके लिए लेजिस्लेशन होगी, कानून साजी? ये एग्जेक्टिव ऑर्डर होगा इसके ऊपर। आई थिंक कानून साजी की जरूरत नहीं है इसके लिए, इसमें एग्जेक्टिव ऑर्डर हो जाएगा। ऑलरेडी दे आर कमिटेड कि जी हम करना है ये, लेकिन उनसे करवाने वाली बात है। लेकिन आपने कहा कि 40% ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए हमारी पोल्यूशन आती है, आलूदगी आ रही है, उसमें ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, सरकारी इदारों की गाड़ियाँ भी उसमें शामिल हैं। आप देखें चाहे यहाँ पे इस्लामाबाद में CDA है या लाहौर डेवलपमेंट आता है, वो भी धुआं छोड़ती हुई जा रही हैं। ये जो इतनी बड़ी तादाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इसके साथ साथ सरकारी इदारों की गाड़ियाँ, इनको फेज़ आउट करेंगे क्या फिर इवेंचुअली? उसके लिए कोई टाइम फ्रेम रखा हुआ है? ये आई थिंक फेज़ आउट वाला जो प्रोसेस है, मैं आपको ये बताऊँ, जो ट्रांसपोर्ट के अंदर जो मसला है ना, 70% जो ट्रांसपोर्ट है हमारी वो है 2 और 3 व्हीलर। और 3 व्हीलर में स्पेशली एक बहुत बड़ा इशू ये आया हुआ कि ये जो किंची रिक्शा आप देखते हैं आजकल, वो है मोटरसाइकिल,
दो बंदों के लिए जापान में बना था, लेकिन यहाँ पे हमने उस पर 10 बंदे बिठाए हुए हैं। तो वो उस गरीब आदमी की सवारी है, लेकिन वो उसका धुआं इतना निकलता है बिकॉज उसका इंजन 2 स्ट्रोक का है और वो बर्दाश्त नहीं कर सकता जो उस पर आप लोड डालते हैं। हम अब कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको हम रिटायर करके उसके ऑल्टरनेट में एक इलेक्ट्रिक किंची रिक्शा उनको प्रोवाइड किया जाए, जो कि आ चुका है, और उसमें फिर आप उसको चला सकेंगे एट अ चीपर कॉस्ट। तो गरीब आदमी के लिए वो सवारी मज़ीद सस्ती हो जाएगी, और उसके साथ साथ आप उस पर धुआं जो है वो भी कम कर सकेंगे। तो ये सोल्यूशंस हैं, अब टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशंस भी आ गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी सोल्यूशन लेकर आएँ, लेकिन ये देखें एक इशू ऐसा है कि जो तमाम दुनिया का इशू है। एयर पोल्यूशन इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा साइलेंट किलर कहा जाता है, कि आपको नज़र नहीं आता, लेकिन ये दुनिया में जो अमवात होती हैं सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। एक मैं अभी स्टडी पढ़ा था UN की, जिसमें यह है कि 9 आउट ऑफ 10 पीपल इन द वर्ल्ड ब्रीथ पोल्यूटेड एयर। मतलब 10 में से 9 बंदे जो हैं वो हवा जो लेते हैं अंदर, और ये एक गलत मॉडल है। इतनी बड़ी आबादी आप देखने से चीन, भारत और पाकिस्तान को मिला लें तो वैसी 1/3 ऑफ द वर्ल्ड तो वैसे ही बन जाता है। और ये तो है ही, इधर यहाँ पे पोल्यूटेड एरिया में जो शहर हैं हमारे वो हैं। तो इसलिए आई थिंक इस इशू को एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसके लिए देयर आर सॉल्यूशंस, और एड्रेस हो जाता है। बहुत सारे शहरों में ये इस पर कंट्रोल किया गया है। बीजिंग बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड शहर होता था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने सारी अपनी कोल इंडस्ट्रीज़ बंद की, ट्रांसपोर्ट को शिफ्ट किया। लंदन को आप देखें तो वहाँ पर भी पोल्यूटेड था, उधर कंजेशन चार्ज लगा दिया उन्होंने, ताकि शहर के अंदर सिर्फ वही आए जिसको ज़रूरत है शहर के अंदर आने की, और स्पेशली कंजेस्टेड जोन्स के अंदर। तो इसके लिए सोल्यूशंस मौजूद हैं, इंशाल्लाह हम उस पर काम कर रहे हैं। जो आपने अच्छा आपने आइडिया दिया, ये कंजेशन चार्जेस, ये बीजिंग जितने बड़े शहर हैं उसमें उन्होंने किया। लंदन के भी 6-7 जोन है, जब जितना करीब अंदर जाते जाएंगे चार्जेस उतनी बढ़ते चले जाते हैं। तो क्या पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं इसके लिए भी कुछ ये ऐसा करना पड़ेगा? इसको नहीं करेंगे तो यहाँ पर अनलिवेबल हो जाएगा शहरों में, और हमें वी हैव टू टेक दिस ड्रास्टिक स्टेप्स कि हम एक इस चीज़ पे काम करें। मैं अभी बात कर रहा था, लाहौर का मास्टर प्लान जो है वो बन रहा है, थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन वो उस मास्टर प्लान में इस चीज़ को एड्रेस किया जा रहा है। उसमें हमारे कुछ आर्किटेक्ट्स हैं लीडिंग, वो भी ये काम करें कि हम लिवेबल जोन्स बनाएं विद इन द सिटी ऑल्सो। कि ज़रूरी नहीं कि जो गुलबर्ग में बंदा रह रहा है उसने अगर कुछ चीज़ लेनी है तो उसने ज़रूर DHA से ही जाके लेनी है, सारा शहर उसने गाड़ी में फिरना है उसके लिए। आप लिवेबल जोन्स बनाएं ताकि जो ज़रूरियात की चीज़ें वो हर शख्स को विद इन रीचिंग डिस्टेंस हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज़ करें, कुछ एरियाज़ को ब्लॉक कर दें ताकि वहाँ पे सिर्फ पेडेस्ट्रियन जोन हों एट सर्टन टाइम्स ऑफ द डे, और कंजेशन चार्जेस हों एट सर्टन टाइम्स ऑफ द डे। एक बहुत बड़ा इशू ये है कि जो स्कूल के टाइमिंग्स होते हैं उस वक्त स्पाइक कर जाती है आपकी एयर पोल्यूशन, स्पेशली जो स्कूल के इर्द गिर्द एरिया होता है वो इतने कंजेस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि हर बच्चे की अपनी गाड़ी है और जितने बच्चे हैं उतनी गाड़ी हैं, तो वो सब आ जाती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्कूल बसेस जो हैं वो बहुत कम है। तो हम एक स्कूल बसेस के लिए भी EV की बसेस का शुरू कर रहे हैं ताकि बच्चे स्कूलों से कम इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर आए जाएं। इनकलाबी होगा अगर ये आसान स्टेप्स नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, इसके लिए आपको पब्लिक की भी बाय-इन जरूरी है। पहला कदम हुकूमत करेगी, लेकिन पब्लिक और स्टेक होल्डर्स की बाय-इन ज़रूरी है, और फिर इसमें ऑब्वियसली पेनल्टीज भी लगेंगी, लेकिन इट हैज़ टू बी डन। ये बिहेवियर चेंज की बात है कि हम एक गलत डायरेक्शन में चले गए। आप हमसे जो पहली जनरेशन थी वो बाय नेचर कंजर्वेशनिस्ट थी, वो चीज़ों को रीयूज़ करते थे, वो कोशिश करते कि कहीं पैदल जा सकते हैं तो पैदल जाएं, गाड़ी पे ना चढ़ें ज़रूर, साइकिलें भी यूज़ करते थे। लेकिन हमारी जो जनरेशन आई है ये हम चल पड़े हैं वेस्ट की तरफ, और वेस्ट जो है वो अब यू टर्न में है, क्योंकि वो वेस्ट ने देख लिया कि वो डायरेक्शन ठीक नहीं है। तो हमें वो इस चीज़ के ऊपर यू टर्न लेने की ज़रूरत है। तो यू टर्न तो आप सिर्फ उसी सूरत में ले सकते हैं जब इस पे इन जैसे उमूर पे कोई कौमी इत्तेफाक राय पैदा हो। अब तवक्को की जा रही थी कि हो सकता है कम से कम क्लाइमेट जैसे इश्यूज़ पे हुकूमत और अपोजिशन जमातें मिल के कोई कौमी एजेंडा तैयार करें, उस पर इत्तेफाक की राय कर लें, क्योंकि उसके बगैर तो नहीं होगा। जैसे आपने कहा कि इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी आना पड़ेगा, और जो जितने भी मुआशरे के स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको हाथ में लाना पड़ेगा इस नौयत के काम के लिए। तो आप समझते हैं मौजूदा हालात में इस किस्म का कोई नहीं? मैं आपको ये बताऊं कि एंड दिस इज़ अ गुड थिंग कि
ये हमारा जो एजेंडा ऐसा है जो कि पॉलिटिकली डिवाइसिव नहीं है, इन स्पाइट ऑफ द डीप डिविजन जो कि आपको हर चीज़ पे नज़र आती हैं। क्लाइमेट चेंज, दरख्त लगाना, ये ईवीज़ की बात करना है, इसमें मेरे ख्याल में कोई पॉलिटिकल डिवीजन नहीं है। और जब भी हम ये बात करते हैं तो तमाम पार्टीज इस पर एग्री करती हैं। और मेरे ख्याल में तो हमें एक मिनिमम ग्रीन एजेंडा बना लेना चाहिए जिस पे तमाम पार्टीज साइन कर लें। जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया गया था ना, एक चार्टर ऑफ एनवायरनमेंट हमें, भी हो गया उसमें। हाँ वो बहुत मुन्नी बदनाम हो गई है उसमें, लेकिन हमें चार्टर ऑफ एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। और वैसे मैं आपको बताऊं कि ये हमारा 10 बिलियन ट्री का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, प्रोटेक्टेड एरियाज का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये दोनों प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें जो अपोजिशन का प्रोविंस हैं वो भी शामिल हैं। हमारा मॉडल इसमें ये है कि इसका डिज़ाइन प्रोविंस करता है कि ग्राउंड पे कैसे करना है प्रोजेक्ट आपने, और हम उनके साथ मिलके करते हैं डिज़ाइन। उसके बाद इसकी फाइनेंसिंग आधी हम दे रहे हैं, आधी प्रोविंस दे रहा है, और फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन सारा प्रोविंस कर रहा है और मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा मॉडल बना हुआ है और ये कामयाबी के साथ चल रहा है। और इसलिए चल रहा है कि आई थिंक इस इशू पे आई थिंक पॉलिटिकल पार्टी सारी समझती हैं कि ग्रीन एजेंडा पाकिस्तान की सर्वाइवल का एजेंडा है। हमने लीड ज़रूर किया है इसको। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इसको एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मेन स्ट्रीम किया, हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में डाला, फिर हमारी पार्टी केपी में आई, उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया वहाँ पे। फिर हम जब यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट में आए तो उन्होंने इस एजेंडे को हाईलाइट किया और अपने प्रायोरिटी एजेंडा इसके अंदर शामिल रखा। तो उन्होंने एक लीडरशिप दिखाई है इसमें जो कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अब इस चीज़ को समझ गई हैं कि ये पाकिस्तान के सर्वाइवल का एजेंडा और ये ज़रूरी है। ये जो ईंटों के भट्टों की तरफ अगर हम वापस आ जाएं, इसके साथ बहुत ज़्यादा रोज़गार वाबस्ता है। इन लोगों को हम कैसे इंसेंटिवाइज़ कर सकते हैं कि एक तरफ उनसे ये कहा जाए कि आप बिजली भी इस्तेमाल करें, ये ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, वो अगर नहीं करते तो हम क्या कर सकते हैं उनके साथ? क्योंकि अभी भी जो जैसे जब स्मॉग लाहौर में, हाँ नहीं अभी तो शहर में जब शुरू हुई तो ईंटों के भट्टों पे भी फिर छापे पड़ने शुरू हो गए, तो गरीब आदमी उसमें मारा गया फिर। लेकिन वो गरीब आदमी को अब हमने एक सोल्यूशन दे दिया है और सोल्यूशन जब उसने लगा लिया तो उसको चलाना चाहिए उसको। वो फाइनेंशियली वायबल सोल्यूशन है। उसके लिए स्टेट बैंक से भी कम परसेंटेज पे उनको फाइनेंसिंग भी दी गई है और उन्होंने वो ट्रांजिशन कर ली है। अब अगर वो ना चलाएं तो फिर इट्स अ क्रिमिनल एक्ट, उसके ऊपर वो फिर उनको पेनलाइज भी किया जाएगा, भट्टों को बंद भी किया जाता है ताकि वो ये अब लगा लिए तो चलाएं उसको, और चलाएंगे तो उनका भी फ़ायदा है, इकोनॉमिक फ़ायदा भी है इसके अंदर, और उसके साथ साथ उनको एनवायरमेंटल फ़ायदा जो कि ज़रूरी है इस वक्त वो भी है। पाकिस्तान के हवाले से हम बार बार सुनते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि वाटर स्ट्रेस्ड मुल्क है, यानी पानी की बहुत कमी बतदरीज होती चली जा रही है पाकिस्तान में। लेकिन आप नहीं समझते कि यहाँ पे पानी की मैनेजमेंट के हवाले से कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है? बहुत सारे इदारे इस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज़ में पानी अब भी ज़ाया होता है, आप देखें गाड़ियाँ धुल रही हैं पानी के साथ, पौध धुल, सड़कों बाहर लोग घरों के बाहर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वाटर कंजर्वेशन जो है अच्छे तरीके से, उसकी तरफ हम कोई कौमी मंसूबा नहीं बना सके हैं। नहीं, ये आप बात ठीक कर रहे हैं कि हम पानी को ज़ाया करते हैं इस मुल्क के अंदर, और दूसरी अलमिया ये है कि पाकिस्तान में हम पानी को स्टोर नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत नेमतों से इस मुल्क को नवाजा हुआ है, और यहाँ पर हम आप समझिए कि अगर 100 लीटर पानी हमारा आता है जो ग्लेशियर से आता है और मानसून से आता है, हम सिर्फ 9 लीटर उसका सेव करते हैं, बाकी 91 लीटर यानी कि 91% हम समुंदर में फेंक देते हैं। और ये इसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, इसको कह रहा नाम है रिचार्ज पाकिस्तान। उसके अंदर ये तमाम चीज़ें शामिल हैं कि जो पानी है उसको हमने दोबारा से कंजर्व भी करना है और पानी को हमने रीयूज़ भी करना है, और उसको यूज़ करके हमने ग्राउंड वाटर एक्वीफर को रिचार्ज करना है। ये जो मैंने आपको स्टेटिस्टिक दिया है इसमें यही है कि तरबेरा डैम के बाद हम पानी को नहीं रोकते, वो फिर निकलता है, और जब सैलाबी रेला आता है जो कि 30 से 35 मिलियन एकड़ फीट का हर साल आता है एवरेज पे, वो फिर एंड तक अरेबियन सी तक वो चला जाता है। तो उसको कंजर्व करने के लिए हमने हमारे पास वेटलैंड्स हैं लेफ़्ट एंड राइट बैंक ऑफ द इंडस, वो ये प्रोजेक्ट जो है उस वेटलैंड्स के अंदर इनको इस पानी को डाइवर्ट करेगा ड्यूरिंग फ्लड वाटर मंथ्स। ये 100 दिन का पीरियड होता है जिसके अंदर ये तमाम पानी आ रहा होता है, ऊपर से ग्लेशियर पिघल रहे होते हैं, नीचे से मानसून आ रहे होते हैं, और पाकिस्तान में पानी बहुत होता है। लेकिन जिस तरह ये 100 दिन ख़त्म होते हैं, हमने स्टोर कुछ नहीं किया, फिर हम कहते हैं ये पानी ख़त्म हो गया हमारा। तो ये प्रोजेक्ट बड़ा ज़रूरी है, इसका प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अप्रूवल दे दिया, इस पर हम इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर पानी को वेटलैंड्स के अंदर भेजा जाएगा
वो वेटलैंड्स की इकोलॉजी रिस्टोर होगी और साथ जो ग्राउंड वाटर एक्विफर है वो आपका रिचार्ज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने मलिक अमीन असलम साहब की बातें सुनी। पीटीआई के दौर में माहौलियात के नुक्ते नज़र से बहुत सारे नए इक़दाम उठाए गए हैं और अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इसमें सिर्फ हुकूमत ने तो पहला एक कदम उठाना होता है कि उसमें बाकी मुआशरे के बाकी हिस्से, चाहे वो बिज़नेसमैन है, चाहे वो सिविल सोसाइटी है, दूसरे हुकाम और इदारे, वो भी उसको फॉलो करें, उस पर उसको हकीकी जामा, उस पर अमली जामा पहनाने की कोशिश करें ताकि किसी न किसी हद तक कामयाबी हासिल हो। दुआ ये करनी चाहिए कि आइंदा जो भी हुकूमत आती है वो इन तमाम इनिशिएटिव्स को जारी रखे, क्योंकि इसी में पाकिस्तान के आवाम का, पाकिस्तान के माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ मुज़मिर है।